फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में टॉपिक एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वुमेन एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड, स्टेटस इश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किया है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया है तो। चलिए शुरू करेंगे ये टॉपिक। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? कि मार्जिनलाइजेशन है क्या, क्योंकि हमने बात करनी है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो क्या है। मार्जिनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक पर्सन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों को जो मेन स्ट्रीम होती है सोसाइटी की उससे दूर रखते हैं। मतलब कि उन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको चाहिए उनको डेवलप होने के लिए उनसे उन लोगों को दूर रखा जाता है, चाहे वो उनकी कास्ट की वजह से हो, उनके जेंडर की वजह से हो या फिर उनकी माइनॉरिटी की वजह से हो। वो प्रोसेस होता है मार्जिनलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि कितनी टाइप्स हैं मार्जिनलाइज्ड या फिर डिप्राइव्ड ग्रुप्स की। फर्स्ट वन इज सोशली डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, कि ऐसे ग्रुप्स जो सोशली अलग हैं, उनको सोसाइटी से अलग किया गया है। सोशल मार्जिनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल rupture or destruction in which groups or individual detached from various types of social functions and relations. This generally prevent these people from functioning in normal activities within a society. यानी कि लोगों को जो भी सोसाइटी में फंक्शन हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहा है सोसाइटी में, उनसे उन लोगों को अलग रखा जाता है। Socially marginalized people are largely deprived of social opportunities. These are the lower caste in India or members of ethnic groups suffer discrimination. Socially marginalization में वो लोग आते हैं जैसे कि जो लोअर कास्ट हैं इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल SC/STs हो गए, एथनिक माइनॉरिटीज हो गई, उनके साथ भेदभाव किया जाता है सोसाइटी में। Their social network are weak and vulnerable. This creates social isolation and limits their participation in the development process. इससे उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होती है क्योंकि उनको किसी भी सोसाइटी के काम में परफॉर्म करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। वो सोशल आइसोलेशन में ही वो लोग रहते हैं जो सोशली डिप्राइव्ड होते हैं। वो सेकेंड ग्रुप है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इकोनॉमी से जो रिलेटेड होंगे, यानी कि जिनको इकोनॉमी का पार्ट नहीं समझा जाएगा। इसमें वो लोग आएंगे जो पुअर होंगे, जो पॉवर्टी को फेस कर रहे होंगे, जिनकी इनकम उतनी नहीं होगी। इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन मीन्स बीइंग अनइम्पोर्टेंट टू द इकोनॉमी। सम इंडिविजुअल और ग्रुप कैन बी मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. The sources and amount of their income varies. Poverty and economic marginalization have both direct and indirect impact on people's health and well-being. इससे उनकी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है जो लोग इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज होते हैं उन पर। थर्ड ग्रुप है पॉलिटिकली डिप्राइव्ड या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो भी डिसीजन पॉलिटिकली या फिर डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं उसमें उन लोगों को राइट नहीं दिया जाता है, यानी कि वो किसी भी डिसीजन में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं। जैसे इलेक्शंस हो गए, कुछ लोगों को उससे वंचित रखा जाता है, उनसे अलग रखा जाता है, तो उसमें वो लोग आते हैं। इन एवरी सोसाइटी लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अफेक्ट्स लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन, उसमें वुमेन भी हो सकती हैं, एथनिक माइनॉरिटीज होती हैं, माइग्रेंट्स हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, या फिर डिसेबल्ड पर्सन भी उसमें आ सकते हैं जिनको जो डेमोक्रेटिकली डिसीजन लेने हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है, उनको अलो ही नहीं करवाया जाता है। ठीक है ना। फोर्थ वन इज कल्चरली डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप जिनका कल्चर अलग है। ठीक है, सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी,
ठीक है। दूसरा ग्रुप होगा जिसकी पॉपुलेशन कम होगी और दोनों के कल्चर अलग अलग है। सो जिस ग्रुप की पॉपुलेशन कम है और उसका कल्चर अलग है, उन लोगों को अलग रखा जाता है दूसरों से। सो वो कम लोगों वाला जो ग्रुप है वो कल्चरली डिप्राइव्ड होगा वहां से, ठीक है। सो ये 4 हमने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में बात कर ली। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिससे ये सारे ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उन सभी में मार्जिनलाइजेशन आती है। ओके, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्जिनलाइजेशन आर, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लूजन, यानी कि उनको अलग रखा जाता है। सेकेंड वन इज ग्लोबलाइजेशन, थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डिजास्टर। डिजास्टर नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड डिजास्टर भी हो सकती है। सो एक्सक्लूजन, marginalization is a process that denies opportunities and outcomes to those living on the margin while enhancing the opportunities and outcomes for those who are at the center। यानी कि जो marginalization है वो अपॉर्चुनिटीज और आउटकम्स को कम कर देती है उन लोगों के लिए जो मार्जिन पर रहते हैं, यानी कि हाशिए पर जो लोग रहते हैं उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जबकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं जो सेंटर पे यानी कि जो टॉप पर है, ठीक है। सो दिस इज एक्सक्लूजन एंड डेप्रिवेशन और मार्जिनलाइजेशन कंबाइंस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। इसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है और सोशली उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। इट ऑफेंड्स ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी को ये ऑफेंड करती है और डिनाई करती है जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। So caste and caste prejudice in many societies across the globe exclude many groups and communities and hinder their active participation in economic and social development। So बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता है, क्लास सिस्टम चलता है, वहाँ पर जो लोग छोटी कास्ट के होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है कम्युनिटी से, उनको अलग कर दिया जाता है और उससे वो अपनी ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं ना ही उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है उन ग्रुप्स की। सो दिस इज एक्सक्लूजन। नाउ सेकंड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस होता है यानी कि अक्रॉस ग्लोब हम मूवमेंट कर सकें गुड्स की, यानी कि बिना किसी रुकावट के हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकें। सो जिस तरह से ये प्रोसेस बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनलाइजेशन वैसे हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के पास इनकम के साधन ज़्यादा हैं वो तो एक जगह से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, स्टडी करने भी जा सकते हैं, कुछ जॉब करने भी जा सकते हैं, बट जो लोग जिनकी इनकम उतनी नहीं है, जो मार्जिन पर हैं, जो हाशिए पर हैं, वो वहाँ से अलग हो जाते हैं। सो जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी एक रीजन है कि जिससे मार्जिनलाइजेशन होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वहाँ होती है जैसे कंस्ट्रक्शन का काम जो लोग करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है उस काम के लिए। वो आज एक जगह होंगे, अपने पूरे परिवार को लेकर जाते हैं, अगले महीने वो किसी और जगह पे होंगे, तो वो एक जगह पर नहीं रह पाते और जो मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी है वो उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हर बार वो अलग अलग जगह जाएंगे। सो सोसाइटी उनको मेन स्ट्रीम से अलग रखती है, इसलिए वो ट्राइबल पीपल हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं और वो वीकर सेक्शन भी होती हैं जो डिस्प्लेस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिजास्टर, नेचुरल एंड मैन मेड। जैसे डिजास्टर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें वोल्केनिक इरप्शन की, टोर्नेडोज की, आइस स्टॉर्म्स की, फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, डिजीज आउटब्रेक होगी, जैसे हम कोविड की बात करें। सो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो जो उसे सरवाइव करते हैं वो भी मार्जिन पर आ जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी से तो वो अलग हैं, जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की उससे तो वो लोग अलग हैं, इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उससे पॉवर्टी बढ़ती है, सोशल एक्सक्लूजन हो जाती है उनकी, ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसलिए डिजास्टर जो है वो भी एक रीजन है मार्जिनलाइजेशन का। इसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट वनरेबल या फिर डिप्राइव्ड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज वुमेन। सो वुमेन जो है उनको हाशिए पर रखा जाता है। अभी तो फिर भी समाज में बहुत सुधार आया है, लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है, उनके अधिकारों को आगे रखा जा रहा है,
परंतु पहले की बात करें तो लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनसे बस यही कहा जाता था कि आपको घर का ही काम करना है, ठीक है। सो इसलिए वुमेन जो थी वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंडर आती थी। अब भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर वुमेन को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। So marginalization of women can be seen from their exclusion from education। उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, कुछ जॉब्स नहीं दी जाते हैं, ऑक्यूपेशंस नहीं दिए जाते हैं, स्पेशली उन वुमेन के लिए जो वुमेन लोअर कास्ट से, लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं और जो इलिटरेट होती हैं। सेकेंड वन इज पीपल विथ डिसेबिलिटीज। जो लोग डिसेबल होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, मेंटल डिसेबिलिटी होगी, तो लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वो एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि अगर कोई डिसेबल है वो काम नहीं कर पाएगा, उसको शिक्षा देने की क्या जरूरत है। सो वो लोग भी हाशिए पर आ जाते हैं, ठीक है। इससे उनकी सोशल मार्जिनलाइजेशन भी हो जाती है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन भी हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी उनको उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। सो सेकेंड वन इज पीपल विद डिसेबिलिटीज। थर्ड पॉइंट इज एल्डरली, ठीक है। जो एज है वो अनबीटेबल प्रोसेस है किसी भी की लाइफ में भी। सो फॉर मोस्ट नेशन द 80 years old और अबव एज ग्रुप इज ग्रोइंग फास्टर देन द यंगर सेगमेंट ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो 80 ईयर के ऊपर हैं वो ग्रो फास्ट कर रहे हैं। सो जो एल्डरली वुमेन है वो मेजोरिटी में आती हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनमें, क्योंकि उनको अलग से रखा जाता है, उनसे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज एथनिक माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज मतलब कम, जिनकी पॉपुलेशन कम होगी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से, जिनके कल्चर भी अलग अलग होंगे, तो वो होती हैं एथनिक माइनॉरिटीज। सो हर बड़ी सोसाइटी में एक या दो एथनिक माइनॉरिटीज होती हैं, चाहे वो माइग्रेंट लोग भी हो सकते हैं, इंडिजिनियस और लैंडलेस नोमैडिक कम्युनिटीज भी हो सकती हैं, और वो रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। सो वो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कास्ट ग्रुप्स। सो जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे इंडिया में बहुत समय से चलता आ रहा है और ये एक हायरार्की बना दी है, जिसमें सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण्स और शूद्रास, और जो दलित्स हैं, एससी और एसटीज हैं, वो सबसे नीचे हैं। सो जो सबसे नीचे है इस हायरार्की में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, इसलिए वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंडर आते हैं। सो अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जिनके बारे में हमने बात की। सो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वुमेन एजुकेशन, कि वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनकी शिक्षा में, क्योंकि वो इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंडर आते हैं। तो जो वुमेन एजुकेशन की प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो बहुत समय पहले से है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, ट्रेडिशनलिज्म। जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं शुरू से ही चलती आ रही हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, ठीक है, बट अब ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सो वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत पहले से लो रहा है हमारी सोसाइटी में देन दैट ऑफ मैन, और मैन को ऊपर समझा गया है। हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में। सो उस समय आर्यंस मना करते थे वुमेन को कि तुम्हें वेद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सो उस समय से ही ये चलता आ रहा है, वहां से भेदभाव होता आ रहा है कि वुमेन को उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाएं। और वुमेन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो वो आगे पूरे परिवार को शिक्षित कर पाएगी। तो वुमेन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अब इसको रियलाइज किया गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है वुमेन एजुकेशन, इसलिए अलग अलग कमीशंस चलाए गए, न्यू कमेटीज बनी कि जिससे लड़कियों को हम शिक्षा प्रदान कर सकें। परंतु अभी भी कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ इश्यूज आते हैं इतने कमीशन और कमेटीज के चलाने के बावजूद भी। सो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लड़कियां फेस करती हैं उनकी एजुकेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिज्म, जो पुरानी सोच है, जो पहले से ही चली आती रूढ़िवादी सोच है कि लड़के को शिक्षा देनी है और लड़की को घर का काम करना है। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इमोरलिटी, लोगों में इमोरलिटी है, उनका मोरल डाउन रहता है,
कि लड़कियों को क्यों भेजना है स्कूल। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ सुटेबल करिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और उस तरह का करिकुलम नहीं है जिससे लड़कियां पढ़ पाए, ऐसा भी कहा जाता है। एंड लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस अमंग वुमेन, सोसाइटी उतनी कॉन्शियस नहीं है कि लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। एंड सेक्रेसिटी ऑफ लेडी टीचर्स, सो अगर स्कूल में लेडी टीचर्स नहीं है, स्पेशली हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल्स की, सो पेरेंट्स झिझकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वहां पर नहीं भेजना है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल में उस तरह की प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, सो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, स्पेशली गर्ल्स को। एंड अनविलिंगनेस ऑफ लेडी टीचर्स टू सर्व इन रूरल एरियाज, सो लेडी टीचर्स भी रूरल एरियाज, गांव वाले एरियाज में नहीं आना चाहती हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर ना ही ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, ना ही उनकी रहने की व्यवस्था होती है, सो लेडी टीचर्स भी वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो जो पुअर लोग होते हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो सभी बच्चों को पढ़ा पाए, इसलिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं लड़के की एजुकेशन को, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो वो बोलते हैं कि लड़कियों को घर पर ही रहना है, उनको घर का ही काम सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, बच्चों को घर से जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको बसेस चाहिए, सो उसकी भी फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए भी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ को एजुकेशन, को एजुकेशन स्कूल्स वैसे होते हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, सो पेरेंट्स उसमें भी सेफ फील नहीं करते हैं कि हम उस स्कूल में अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे, इसलिए यह भी एक प्रॉब्लम आती है वुमेन एजुकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो SC और STs हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। सो अगर हम लिटरेसी रेट देखें इंडिया का, सो जो SC कास्ट है वो लगभग 20% ही एजुकेट हैं, उसके जो लोग हैं वो, उनका लिटरेसी रेट सिर्फ 22% है, और जो STs हैं उनका सिर्फ 17% है, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज हैं उसके लोग पुअर होते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं मोस्टली। And the imbalance of educational development between different population sector may be lead to many social and economic ills। अगर ऐसा है तो social development भी नहीं हो पाती है और economic development भी नहीं हो पाती है। और illiteracy, lack of education, poverty, exploitation of labor, untouchability की वजह से ही SC और जो ST कास्ट है उनको बैकवर्ड क्लासेस करार कर दिया गया है। अब बात आ गई कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या स्टेप लेने चाहिए कि जिससे SC और ST कास्ट जो है उनके बच्चे स्कूल आए, उनको एजुकेशन मिले। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि टीचर्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो टीचर SC और ST से बिलोंग करते हैं बच्चों को उनका एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसे पढ़ने की भावना को उत्पन्न कर सकें कि हम भी पढ़कर इनकी तरह बन सकते हैं। अगर हम लोअर कास्ट से हैं तो क्या हुआ, हम भी तो अच्छा कर सकते हैं। सो ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट ये है कि स्कूल स्टाफ को ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो SC या STs को हो या फिर वो अपर कम्युनिटीज का ही क्यों ना हो, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर को बच्चों को उसके कास्ट के शब्द से या फिर कोई भी डेरोगेटरी शब्द है उससे उनको नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वो रोल कॉल की टाइम आए या फिर ऐसे भी बच्चे को बुलाना हो तो टीचर उसके कास्ट के नाम से नहीं बुलाए। फोर्थ पॉइंट है टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि सभी बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करें, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेट करते हैं, सभी बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करें, वो चाहे करिकुलर एक्टिविटीज हो चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर स्कूल के इर्द गिर्द या फिर स्कूल में एडल्ट एजुकेशन सेंटर है तो उन बच्चों के पेरेंट्स से भी वहां पर जाकर शिक्षा ले सकें, ताकि उन पेरेंट्स को भी पता हो कि बच्चों को शिक्षा देना क्यों इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SC के हों, STs के हों या फिर वो वुमेन एजुकेशन की बात हो तो भी। अब हम देखेंगे कि क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं शिक्षा के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, की जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो यूनिवर्सल हो, सभी बच्चों को जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स की है उन सभी बच्चों को शिक्षा मिले और वो शिक्षा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हो। सो उसके लिए क्या किया गया
कि पेरेंट्स को एजुकेट किया गया, पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड। फ्री बुक्स दी गई बच्चों को, मिड डे मील्स दिया गया और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर दी गई उन बच्चों को। एंड प्रोविजन ऑफ पार्ट टाइम एजुकेशन, जो बच्चे फुल टाइम स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन का प्रोविजन भी रखा गया, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी रेडियस 1 to 3 किलोमीटर रखी गई, यानी कि हर 3 किलोमीटर के बाद एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे इजीली वहां पर एक्सेस कर पाए। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तब भी बच्चे वहां पर पैदल जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। सेकेंड इज सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए फ्री यूनिफॉर्म दी गई, फ्री बुक्स दी गई और स्कॉलरशिप दी गई माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज में एससीज आते हैं, एसटीज और जो हैंडीकैप्ड हैं वो भी इसमें आते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन दी गई बच्चों को एंड हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई उन बच्चों को जो दूर से आते हैं। हायर एजुकेशन में क्या हुआ, पार्ट टाइम एजुकेशन दी गई, स्कॉलरशिप्स दी गई, स्पेशल कोचिंग फैसिलिटीज भी दी गई एससी और एसटीज के बच्चों को, उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई। फोर्थ है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए उनके लिए जो इंटरेस्टेड हैं और जिनकी एज स्कूल के जाने के ऊपर है उनके लिए। फिफ्थ वन इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए उन टीचर के लिए जो ट्राइबल एरियाज में जॉब करते हैं, जो दूर रहते हैं, जो वहाँ पर फिजिकली नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उनके लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है। हमारे आर्टिकल्स के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। फर्स्टली हम देखते हैं वुमेन के लिए। सो आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। अगर कोई दो लोग हैं, दोनों सेम क्राइम करते हैं तो उन दोनों को सेम सजा ही मिलनी चाहिए, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, कास्ट, कलर, क्रीड, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 46 बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, दैट इज माइनॉरिटीज, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रमोट करना है। आर्टिकल 39 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो बोलता है कि इक्वल पे दी जाए वुमन को इक्वल वर्क के लिए। अगर मैन और वुमन है, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पे दी जानी चाहिए। आर्टिकल 42 बोलता है कि जो वुमन प्रेग्नेंट है उनको फ्री प्रेगनेंसी केयर दी जाए और डिलीवरी के लिए सुविधा दी जाए। उसके बाद माइनॉरिटीज के लिए देखते हैं। सो आर्टिकल 14, 15 और 46 सेम ही रहेंगे, माइनॉरिटीज के लिए भी एड ऑन हुए हैं आर्टिकल 29 कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, दैट इज एससी और एसटीज जो हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो वो चाहते हैं वैसा हो। आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटीज का ये राइट है, उनका ये अधिकार है कि वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकें। सो ये आर्टिकल्स दिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और भी आर्टिकल्स हैं, अगर आपने वो भी लिखने हैं तो आप उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से उन सभी वीडियोज को देख सकते हो। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।